सबको नमस्कार। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला हुआ था सॉल्यूशन के बारे में, और सॉल्यूशन का कुछ पोर्शंस हमने किया हुआ था, आज उसी से आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने सॉल्युबिलिटी का कुछ पार्ट किया हुआ था कि सॉल्युबिलिटी एक्चुअली है क्या। फिर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में देखा था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में देखा था, एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखा हुआ था। अब वन चीज वी हैव टू मेंशन हियर कि solubility of the solute depends upon the nature of the solute। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। जैसा कि अगर मान लो सपोज हमने वाटर लिया और इस वाटर में अगर हम डाल देते हैं आयोडीन, तो ये आयोडीन इज नॉट सॉल्युबल, क्योंकि इन जनरल रूल सेज दैट, इन जनरल रूल ये कहता है कि लाइक solute dissolves in like solvent। इसका क्या मतलब हो गया? सॉल्यूट दो तरह का है, एक को कहते हैं पोलर सॉल्यूट और दूसरे को बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्यूट। तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन, किस में डिसॉल्व होगा बच्चों? पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि NaCl है, तो NaCl एक हमारा सॉल्ट है, इसको डिसॉल्व किस में किया जा सकता है? वाटर में। इसका रीज़न कहते हैं लोग, इसका रीज़न अगर साइंटिफिक अगर अप्रोच से देखो तो ये रीज़न है कि जो सॉल्यूट है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, ये दो, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, और जब चार्ज लगता है तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये एप्सिलॉन r इज द रिलेटिव परमिटिविटी, और समटाइम इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं हम। आप लोगों ने फिजिक्स में ज़रूर से पढ़ा होगा। तो इसकी वैल्यूज़ वाटर के केस में बहुत ज़्यादा होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई। सो इजीली क्या होगा, ये बॉन्ड भी जैसे ही इसका डिनोमिनेटर में पार्ट हाई हुआ तो ये बॉन्ड क्या वीक बॉन्ड हुआ, तो टूट गया। टूटने का मतलब डिसॉल्व हो गया, चार्ज है फिर वो हाइड्रेटेड हो जाता है। तो दैट्स वाई ये रीजन है इसमें। अब जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया हुआ था, आयोडीन कैन बी डिसॉल्व्ड इन कार्बन CCl4। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर अगर देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द solubility। तो ऐसा है कि अगर हम देखें कि अगर हमारा प्रोसेस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक है तो उस केस में
टेम्परेचर को जब इंक्रीज करोगे बच्चों तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि अगर मान लो पहले से उसमें हीट निकल रहा है, टेम्परेचर अगर हम डाल रहे हैं, एक्सोथर्मिक का मतलब पहले से हीट या एनर्जी बाहर आ रहा है, और अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब वी आर पुटिंग सब हीट एंड एनर्जी, तो अपोजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान में रखोगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो अपोज करेगा, तो यानी सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। इनका उलट, इन कंट्रास्ट, कि अगर प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक है तो उस केस में टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आता है कि अगर सॉल्यूट हमारा गैस है और सॉल्वेंट अगर हमारा लिक्विड है, सॉल्यूट क्या है बच्चों, गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। तो जैसे कि देखा क्या गया है, अगर मान लो कोई कंटेनर आपने लिया, ये कंटेनर ऐसा लिया, इसमें जैसे कि सपोज ये वाटर है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। इसमें CO2 को आपने क्या किया, डिसॉल्व किया। पहले थोड़ा कम प्रेशर था, फिर आपने क्या किया, इसके प्रेशर को बढ़ाया, तो इसमें सॉल्युबिलिटी थोड़ी बढ़ गई, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। इसको पहली बार जो डिटेक्ट किया वो हेनरीज ने किया, तो इसीलिए इसमें देखते हैं हम लोग हेनरीज लॉ। अब ये हेनरीज लॉ क्या कहता है, हेनरीज लॉ कहता है कि solubility of gases is directly proportional to solubility of gases is directly proportional to the pressure applied on the solution। जितना प्रेशर आप अप्लाइड करोगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ये जो है वो हेनरीज का लॉ है। अब देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है कि अगर मान लेते हैं कि m ये अगर है मास ऑफ दिस सॉल्यूट और P है प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। अगर प्रेशर अप्लाइड किया P तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या कहता है कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो जाएगा, यानी M इज इक्वल्स टू K इंटू P हो जाएगा, होगा ना। अब इसी से फर्दर अगर हम डेरिवेट करेंगे, बेसिकली यहाँ पर मैं जैसे कि इस m को हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, m क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट है। अब s मास ऑफ द सॉल्यूट को मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से कर देते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से कर देते हैं डिवाइड, और साथ में क्या कर देते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इंटू K इज इक्वल्स टू P। तो ये मिल करके हो जाएगा P इक्वल्स टू, ये दोनों तो है कांस्टेंट है, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, और ये हमारा क्या रह गया दिस वन, तो K इंटू काई हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया, काई क्या है, सॉल्यूट का काई लिख लेते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर अप्लाइड अगर कहते हैं तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा,
gas applied is directly proportional to mole fraction of the solute हो जाता है। अब अगर इसका ग्राफ वगैरह भी पूछेगा, जैसे ग्राफ अगर हम देखें कि सपोज मान लो कि एक दिया हुआ है पहला वाला इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जनरली लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम किधर रखते हैं, वाई एक्सिस पे, और राइट हैंड वाले को पी को इस पे रखेंगे। तो ये कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन जैसे m इक्वल्स टू k इंटू पी लिखा हुआ है तो कांस्टेंट है, इसका पावर 1 तो इक्वेशन लीनियर, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और साथ ही साथ अगर कोई कांस्टेंट नहीं जुड़ा है तो क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि हम कह सकते हैं क्या, हम यही कह सकते हैं कि अगर मान लो कि p डैश की वैल्यू 0 कर देते हैं, यहाँ पे p होना चाहिए, p की वैल्यू अगर 0 कर देते हैं या p डैश ही रखते हैं, m डैश रखेंगे तो p डैश होगा, m डबल डैश रखेंगे तो p डबल डैश होगा। तो उस केस में क्या होगा कि इसकी वैल्यूज अगर बढ़ेगा तो इसकी भी वैल्यूज बढ़ेगा। तो ये था। दूसरे वाले क्वेश्चन से अगर देखते हैं जो कि वेल नोन है हमारा, ये पार्शियल प्रेशर है और ये हमारा सॉलेबिलिटी है। ये x जो है वो क्या है, सॉलेबिलिटी है। एक्चुअली सॉलेबिलिटी को जो इंटरप्रेट किया जाता है वो मास के इंस्टीट हम लोग किसके में इंटरप्रेट करते हैं, मोल फ्रैक्शन में। इसीलिए इस इक्वेशन को हमने क्या किया है, थोड़ा कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो, अब ये भी क्या होगा, पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर मान लेते हैं कि 3 गैसेज है, सपोज ये हीलियम लिया हमने, हीलियम लिया, दूसरा गैसेज जो है वो ले लिया नाइट्रोजन, और तीसरा जो गैसेज लिया हमने वो ले लिया कौन सा, ऑक्सीजन। यानी कि 3 अलग अलग गैसेज का KH। हाँ, एक और चीज़ कि ये जो K लिखा है मैंने, ये K को क्या कहते हैं, KH कहते हैं। When P is directly proportional to chi, then P is equals to KH into chi। और this KH चूँकि हेनरीज भाई साहब ने निकाला हुआ है तो उन्होंने क्या बोला कि KH इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, ये एक हेनरीज कांस्टेंट है। एक्चुअली कोई भी प्रोपोर्शनल अगर है उसको जब हम क्लीव करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें क्या होगा, हेनरीज कांस्टेंट है। ये क्या है, दिस इज हेनरीज कांस्टेंट। और ये हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बहुत सारे सब्सटेंसेस पर डिपेंड कर सकता है, टेम्परेचर पर कर सकता है, ऑल्सो डिसाइड्स द solubility of the gases, solubility of the gases। अगर मान लेते हैं कि हेनरीज कांस्टेंट हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, solubility कम होगा। क्योंकि अगर मान लो ये P दिया हुआ है, ये KH दिया हुआ है और chi दिया हुआ है, तो अगर मान लो कि प्रेशर आपने बढ़ाया, अब ये ऑक्सीजन का था, एक ऐसा लेते हैं PO2 इज इक्वल्स टू KHO2 इंटू काई O2, और एक मैंने ले लिया P हीलियम और KH हीलियम और काई हीलियम। अगर हम पहले वाले केस में देखते हैं तो ये जो हीलियम है उसका काई की वैल्यू क्या है, कम है, छोटा है। ये काई की वैल्यू, ये KH जो है वो क्या है, बेसिकली KH कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिसका ये एंगल, जब हम स्ट्रेट लाइन को देखते हैं तो y इक्वल्स टू mx का इक्वेशन होता है, और m क्या है, स्लोप होता है, जो किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। और ये जो थीटा होता है x एक्सिस के साथ कितना एंगल, तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है। अब देख लेना वैल्यूज में, यानी कि थीटा जिसका सबसे छोटा उसका KH का वैल्यू सबसे छोटा, यानी कि हीलियम का KH सबसे छोटा और ऑक्सीजन का, अगर इन तीनों में अगर देखें दीज 3 में, तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा। दैट्स वाई हीलियम सबसे छोटा। इक्वल प्रेशर अगर अप्लाई हीलियम और ऑक्सीजन पर देखते हैं, करते हैं, पार्शियल प्रेशर गैस बढ़ेगा तो सॉलेबिलिटी हीलियम का ज़्यादा होगा
ऑक्सीजन का कम होगा, क्योंकि इसकी ये दोनों वैल्यूज मिलकर के इक्वल किसकी हो रहा है, प्रेशर जितना अप्लाइड है। तो प्रेशर जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम बढ़ेगा, कम अप्लाई सेम अप्लाइड कर रहे हैं, तो चूंकि KH की वैल्यू ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, दोनों प्रोडक्ट मिला करके डिसाइड करता है। तो ये बातें हम ध्यान में रखेंगे। यह हो सकता है पूछ दे कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन हमारा ऐसा रह गया, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ O2, हीलियम एंड नाइट्रोजन N2। तो ग्राफ के हिसाब से अगर देखें तो नाइट्रोजन बीच में है, दैट्स व्हाई solubility of N2 lies between solubility of oxygen और सबसे ज़्यादा solubility of किसका, हीलियम का, क्योंकि हीलियम का KH का वैल्यू क्या है बच्चों, कम है कि ज़्यादा है, KH का वैल्यू कम है। KH का वैल्यू कम, तो दोनों प्रोडक्ट मिला करके चूंकि डिसाइड कर रहा है, दैट्स वाई सॉल्युबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके बहुत से सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं आपके, सीधे डेटा बेस्ड आएगा आपके CBSE एग्जाम में।